finish this topic and let's move on to the screen. Okay, so Pratna, you were asking the ninth point, which is availability of raw material. मैंने अभी भी बताया कि raw material अगर किसी organization को acquire करने में, right, अगर उसको ज्यादा समय लगता है, तो अगर आपको किसी रॉ मटेरियल को ऑक्यूपाई करने के प्रोक्योर करने के अंदर ज्यादा समय लगता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे बच्चे? उस केस में आप उसको पहले से परचेज करके रखेंगे, राइट? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक रॉ मटेरियल खरीदना है सिंगापुर से, अब सिंगापुर से वो आएगा, आने में समय लगेगा, फिर मैं उसको प्रोसेस करूंगी, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, राइट? तो ये सब करने में मुझे कितना समय लग गया? अगर इतना सारा समय लग गया तो मैं अपनी डिमांड को कैसे मिस आउट नहीं करूंगी? तो ये ऐसी सिचुएशन ना इरप्ट हो, इसलिए मैं क्या करूंगी इसको सॉल्व करने के लिए? I will be taking care that the relevant amount of stock is getting maintained timely so that we can use that stock to take care of our demand. Okay, तो जब मैं स्टॉक करूंगी अपने रॉ मटेरियल को, तो क्या मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है बिकॉज आई एम ब्लॉकिंग द फंड एंड परचेजिंग द रॉ मटेरियल बाय परचेजिंग द रॉ मटेरियल इन एडवांस? तो बढ़ जाती है। और अगर मेरा रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है, मान लीजिए साथ वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में जो फैक्ट्री है, उधर से ही मेरा रॉ मटेरियल आना है, तो क्या मुझे स्टोर करने की जरूरत है? जब चाहिए तब ले लो जाकर। तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या कम हो जाती है? अगर हाँ, तो यही है आपका इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज इन्फ्लेशन, जो मैं आपको समझा रही थी कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपका कि हमारी परचेजिंग पावर, जो रियल पावर, रियल वैल्यू ऑफ मनी है, जो मनी की वर्थ है, वो कम हो चुकी है, राइट? तो अगर मनी की वर्थ कम हो गई है, तो अब मुझे वही चीज जो पहले मिल रही थी सस्ते में, अब मुझे उसी को प्रोक्योर करने के लिए पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो अगर इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन ज्यादा है अगर इकोनॉमी में, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? बिकॉज ऑफ दैट inflation, because of that decrease in the value of the money, the purchasing power of money, the working capital requirement will increase, क्योंकि चीजें महंगी हो गई, right? और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपकी इन्फ्लेशन अभी कम चल रहा है, मतलब इन्फ्लेशन तो है मगर कम है उसका लेवल, अगर, तो आपकी मनी की परचेजिंग पावर अभी तक बनी हुई है, और क्योंकि वो बनी हुई है, इसीलिए ऑटोमेटिकली आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, राइट? I think with this we come to an end of the factors affecting the working capital requirement, and I have been able to substantiate each of the point in a proper manner. If there is still anything which is left, please ask. If there are anything else which pops up in your mind after the class is over, you can continue and ask me your doubt in the uh, next session which we are meeting, and we will be meeting at 9 a.m. today. Okay. आराध्या, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि 6 और 7 पॉइंट मैं फिर से समझा दूं। ओके, 6-7 पॉइंट था आपका क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट किससे आपको अलाउ किया जाता है? अगर थोड़ा सा अकाउंट्स याद करेंगे आराध्या, इससे आपको याद आ जाएगा। क्रेडिट किसको अलाउ किया जाता है? क्रेडिट अलाउ करते हैं हम डेटर को। और क्रेडिट किससे अवेल करते हैं हम? क्रेडिट अवेल करते हैं हम अपने क्रेडिटर से। याद आया डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का पॉइंट? अगर ये पॉइंट आपको याद आ रहा है तो ये आपको पॉइंट भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। वी आर अलाउइंग द क्रेडिट टू आवर डेटर्स, राइट? तो अगर हम उनको ज्यादा समय अलाउ करेंगे, यानी कि हमने जो उनको समय दिया हुआ है पेमेंट करने के लिए, अगर वो ज्यादा होगा, तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? ज्यादा, राइट? मतलब वी गो दिस इज कॉल्ड, वी आर गोइंग, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, ऐसे समझेंगे, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो हम रूल लगा रहे हैं कि अगर क्रेडिट पीरियड ज्यादा है अलाउ किया हुआ, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होती है? ज्यादा होती है। और अगर क्रेडिट अलाउड, मतलब जो क्रेडिट हमने पीरियड अलाउ कर रखा है अपने डेटर्स को पेमेंट करने के लिए, वो अगर कम पीरियड अलाउ किया हुआ है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होती है? कम। क्रेडिट अवेल्ड, किससे क्रेडिट अवेल किया हमने? हमने क्रेडिट अवेल किया हमारे क्रेडिटर से, राइट? तो क्रेडिटर से जब हम अवेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, राइट? यानी कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे मेरा जो क्रेडिटर अमाउंट, जो पीरियड अलाउ कर रहा है पेमेंट करने के लिए, इफ इट इज मोर, राइट,
if the period allowed by the creditor for making the payment to him is more to us, so the working capital requirement in this case is going to be less. समझ में आ गई बात? तो अगर पीरियड ज्यादा अलाउ किया क्रेडिटर ने तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई, और उल्टा हो जाएगा, अगर पीरियड हमको कम अलाउ किया गया है तो हमको पैसा चाहिए ना पेमेंट करने के लिए क्रेडिटर को, इसीलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। आई होप अब ये डाउट तुमको क्लियर हो गया है। ओके, अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन। आपको बहुत खुशी से मैं बताना चाहूंगी कि आपका जो ये लास्ट असाइनमेंट है इस चैप्टर का, विदाउट अपार्ट फ्रॉम द केस स्टडी, वो है आपके मिक्स क्वेश्चंस, राइट। और ये क्वेश्चंस में आपके पास पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में एक चॉइस है, राइट। और दूसरे में से जो चॉइस है वो आपको दोनों में से कोई एक कर लीजिए आप, पर पढ़ दोनों को लीजिएगा, राइट। तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो है वो अकेला क्वेश्चन है जो 3 नंबर का है, बाकी तीनों क्वेश्चन जो आपके हैं वो 6-6 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिया है कुछ टॉपिक्स में जो आपने इसी चैप्टर से पढ़े हैं, पढ़िए और इन्हें सॉल्व कीजिए, राइट। It would be a wonderful experience to you to solve these questions. It would not take much of a time. You have already completed all these topics and you are knowing it all, right? So with this, I say thank you to all. Thank you for studying this chapter so sincerely and you putting in all the efforts, right? So now I'll be finishing off the session here. Let me message you with all the topics that we have covered for this chapter. The entire PPT, I'll be sending it across. The worksheet, that means this assignment question also I'm sending it across. And आपको केस स्टडी भी मैं भेज रही हूँ। केस स्टडी को आप कल से करना शुरू कीजिएगा, मतलब इट्स कंप्लीटली ऑन यू, आप कब से शुरू करना चाहते हैं। बट केस स्टडी के लिए मैं फिर से एक बार आपको बता दे रही हूँ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व इट इन योर नोटबुक। आप अपने जो नोटबुक में मुझे असाइनमेंट भेजेंगे वो यहाँ आज तक के क्वेश्चंस का रहेगा, और केस स्टडी का जो आपका सेगमेंट है वो आप चाहे तो पीपीटी पे सॉल्व कीजिए या कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जहां मर्जी आए आप वहां सॉल्व कीजिए, बट आपको अपने सॉल्यूशंस के साथ रेडी करना है। आप उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए और आप उसको जो अब हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मंडे को। ओके ओके मैम, देयर वाज अ टॉपिक, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन is not considered as an objective of financial management. Yes, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो शायद बुक में लिखा हुआ भी नहीं है, मगर मैंने उसे कवर किया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज नो लॉन्गर नाउ टेकन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मगर मैंने आपको फिर भी वो करवाया है। इसका पर्पस ये है कि आपको इसलिए करवाया गया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि आपने जब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस किया तो उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव किया था आपने, एंड सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो, राइट। तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे क्यों फोकस कर रहा है? व्हाई इज इट नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इट बिकॉज दिस विल एक्चुअली substantiate your knowledge based on a proper background why we are not taking it as an objective which is getting a primary importance, right? तो अभी वो टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, मगर आपके पास है, आप पढ़ लीजिए, आपके नॉलेज के लिए मैंने दिया है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है वो, ठीक है। आई होप दैट क्लैरिफाइज योर डाउट एज वेल। Thank you so much everyone. I hope I have covered all the topics and all the points related to assignment and their submission. No doubts are left regarding this. Anything else which you are not clear with, we'll meet tonight at 9 o'clock. Ask me your doubt then, right? Thank you so much. Please take care and stay safe.